यस। मौलाना के फोर्स है ना, वो डंडा फोर्स है, वो ना सर्दी ना गर्मी, उनको कोई चीज़ असर नहीं करती और ये पुलिस वाले उनके करीब भी नहीं आते। पीटीआई आजकल क्या करी है, एकदम से खामोशी है। फ्यूचर क्या है पीटीआई का? पीटीआई के फ्यूचर आइंदा चंद हफ्तों में तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका और इसराइल कहीं भी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस ना। वो बम्बिंग से बाहर आना चाहिए अमेरिका को या इसराइल को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। हुकूमत और जेयूआई की कशीदगी चल रही है। मदरसा बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे मौलाना साहब फरमाते हैं कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को उसके ऊपर रजामंदी और उसको सपोर्ट इसलिए किया था कि मदरसा बिल को हुकूमत नहीं छेड़ेगी। ये मदरसा बिल क्या है, क्यों हुकूमत इसे पास कराना चाहती है, क्यों मौलाना साहब या जेयूआई या डिफरेंट और जो इदारे हैं, जो ग्रुप्स हैं मदरसों के, वो क्यों इसके ख़िलाफ़ हैं। ना सिर्फ आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम सीरिया की सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे और ऐसे कैसे हो सकता है कि पीटीआई के बारे में बात किए बगैर हम अपना प्रोग्राम एंड कर दें। तो चलते हैं अपने सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या मामला है कि हुकूमत चाहती है कि मदरसा बिल पास हो जाए और मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में मार्च लेके आ जाऊंगा और मैं इस बिल को पास नहीं होने दूंगा। इसकी सारा जो है डिटेल्स वगैरह आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें। देखिए, ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल लेके आना चाह रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है उसके साथ, आईएमएफ के साथ, ओके। कि वो रिफॉर्म चाहते हैं मदरसों में। और उनका ये कहना है कि रिफॉर्म से ये होगा कि इनके फाइनेंशियल जो हैं वो, यानी पैसे वैसे जो आते हैं वो, उसका एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फंडिंग वगैरह जो है वो सारी क्लियर होगी। ओके। और उसके अलावा एजुकेशन रिफॉर्म भी वो चाहते हैं। ओके, एजुकेशन रिफॉर्म से क्या मुराद है? वो इस तरह से है कि इदारे यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, ग्रुप्स हैं, इदारे हैं। मसलन जामिया बनौरिया कराची में है राइट। और जामिया अशरफिया जो है वो लाहौर में है। राइट। ये लोग दीनी एजुकेशन के साथ मॉडर्न भी दे रहे हैं, यानी कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह और कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जा रही हैं। दोनों कर रहे हैं। ठीक है। अब ये वाला जो JUIF वाला है ना, मौलाना साहब वाला, उनका सारा फोकस जो है वो उस पे दीनी मदरसे के ऊपर है। राइट। उसमें कंप्यूटर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मॉडर्न लाइफ का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मिसाल के तौर पे जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं, उनको जामिया बनौरिया दिखाया जाता है और वो अप्रिशिएट करते हैं वहाँ का, क्योंकि वो कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेजेस भी बना ली हैं, अब वो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। राइट। दूसरे नंबर पे उनको जामिया अशरफिया लाहौर वाला दिखाया जाता है फॉरनर्स को, राइट। तो वो खुश होते हैं कि भी इनका स्टैंडर्ड अच्छा है। अब ये जो मौलाना वाले हैं ना, ये एक पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। ओके। वही टोटल वो जो है ना उनका मदरसा सिस्टम। दीनी वाला। अब मैं आपको अपने मेरे एक रिलेटिव हैं अमेरिका में, मिशिगन से, राइट। उनके 2 बेटे जामिया बनौरिया कराची में स्कॉलर बनने के लिए 4 साल पहले आए थे अमेरिका से। ओके। वो स्कॉलर बन के डिग्री लेके यहाँ से चले गए। इसका मतलब है इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ओके। जामिया बनौरिया का, जामिया अशरफिया का। राइट। ठीक है। इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया ओवर द ईयर्स। और इनको कोई मसला नहीं है आई थिंक एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे आने में। नहीं, इनको कोई इशू नहीं है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ओके। ठीक है। फंडिंग वंडिंग इनका मसला नहीं है, मॉडर्नाइजेशन इनका इशू नहीं है, ये ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है। ठीक है। तो अब इससे बड़ी मिसाल क्या होती है कि अमेरिका से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और भी कंट्री से आ रहे होंगे जो प्रॉपर यहाँ पे स्कॉलर्स बनते हैं। ईरान में भी आपको पता है स्कॉलर की एजुकेशन दी जाती है, जो एक आलम बनता है ना, उसकी जो भी उनका टेन्योर है 4 साल का एजुकेशन का या 5 साल का, वो पूरी एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ ये सिर्फ 2-3 इदारे हैं जो जिनकी कैपेसिटी है,
जो JUIF वाले हैं ना, जी। वो अभी तक इस तरफ नहीं आ रहे। ओके। अब जो डिफरेंट रिसर्च कर रहे हैं, कोई कह रहा है जी 40,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, कोई कह रहा है कि 50,000 से ज़्यादा हैं और अनरजिस्टर्ड भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मदरसे हैं वो मौलाना फजल रहमान ग्रुप के हैं। ओके। ठीक है वो, ठीक है। और स्टूडेंट वहाँ पे हज़ारों की तादाद में हैं। राइट। तो वो उनको उस मेन स्ट्रीम में लेके आना कि भी इनको लेटेस्ट एजुकेशन भी मिले और इदारों का जो है इन पे कंट्रोल हो। सिस्टम रेगुलेट हो, कंट्रोल ना हो। ओके। रेगुलेट इस तरह से हो कि भी इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये खर्च कहाँ पे हो रहा है, बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या क्या लर्न कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ वो करना नहीं चाह रहे। लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे? ये तो एक बहुत बेहतरीन बात है। I think। फिर वो मोनोपोली पे आ जाता है ना, फिर अब उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी अगर वो मॉडर्न एजुकेशन। एक तो उन्होंने वो ये शुरू ही नहीं किया, जिन्होंने करना था 10-15 साल पहले उन्होंने कर लिया, वो बहुत आगे निकल चुके हैं और लोग पाकिस्तान में उनकी मिसाल देते हैं। तो इनका सिस्टम जो है वो अभी तक पुराना है, ये उससे निकलना नहीं चाह रहे। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम ये आ रही है। दूसरा वो कह रहे थे कि मैंने हुकूमत को तो 26 तरमीम में सपोर्ट इसलिए किया था कि ये हमारे मदरसों को नहीं छेड़ेंगे, तो हमें एज इट इज़ चलने देंगे। अभी कल इस्लामाबाद में जो उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें दो तरह के व्यू पॉइंट आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी इसको एज इट इज़ चलने दें, कुछ कह रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स को भी साथ साथ करना चाहिए। तो अगर आप बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं, पाकिस्तान का देखते हैं, तो फिर आपको दीनी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो उनको दुनियावी जो है JUI का एक और मोटिव भी सामने आया है। उनका कहना यह है कि जो इदारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर होना चाहते हैं उनको इजाज़त दे दी जाए और जो नहीं होना चाहते उनको फोर्स ना किया जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि बैक एंड पे कोई बहुत बड़ी इनका मोटिव है जिसकी वजह से ये नहीं चाहते रजिस्ट्रेशन होना। लेकिन वो क्लैश भी नहीं चाहते ना। राइट। अभी आप देखें ना, मुल्क में हालात कोई इतने अच्छे तो है नहीं, और अगर वो क्लैश, वो मौलाना भी क्लैश नहीं चाह रहे, वो भी चाह रहे हैं कि बात जो है वो हो जाए, मुज़ाकरात से हल हो हुकूमत से जाए। हम क्लैश नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात से हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। तो लग तो यही रहा है कि चूँकि उन्होंने पहले 8 तारीख की कॉल दी थी, उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम 16 या 17 को कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें फ़ैसला करेंगे हमने आइंदा क्या करना है। राइट। और कल की जो डेवलपमेंट लेटेस्ट थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट ने उनको रिवाइज्ड ड्राफ्ट दिया था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। आप जो हमारे वाली चीज़ें हैं आप उसमें वो वाली डालेंगे तो फिर हम उसको और उनकी क्या डिमांड है? वही जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दें। रजिस्टर ना करें हाँ और उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है उसको चेक एंड बैलेंस ना किया जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे चल रहा है। जैसे चल रहा है चलता है कल system। कल की भी जो कॉन्फ्रेंस है, जो कुछ लोग उन्होंने भी यही कहा है कि जैसे चल रहा है, जो कह रहे हैं कि उनको ऐसे चलने दें तो उनको फ़िलहाल ऐसे ही चलने दें, ना छेड़ें उनको। जो मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं, आप उनको भी चलने दें। असल चीज़ ये है कि क्लैश से बचा जाए और रास्ता वो वाला ढूंढा जाए कि जिसमें विन विन दोनों साइड के लिए हो। एक तो ये अपने एजुकेशन को देखें, मसलन मैंने हमारे करीब 1-2 मदरसे से अभी हम रिसेंटली वहाँ से शिफ्ट किए हैं, उसमें बच्चों को देख के यकीन करें वो दिल दुखता है उनकी हालत देख के। चप्पलें, सर्दियों में चप्पलें पहनी होती हैं, गरम सूट नहीं होते उनके पास, और सारा दिन वो अपना जो भी उनका है वो सिर्फ वो कुरानी तालीम जो है वो उसी में लगे रहते हैं। और दुनियावी ना तो उनको पता है कंप्यूटर कहाँ होता है, उसको कैसे चलाना है, और दुनिया के साथ कैसे चलना है वो कतई नहीं है। वो उनका फॉर्मेट ये है कि ये लोग कुरान पाक हिफज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कारी बन जाएंगे। यस। जब नमाज़ पढ़ाना शुरू कर देंगे और एक वक्त आएगा कि वो
उसमें कारी जो है वो सीनियर बन जाएंगे, बस उनका ये है। हालांकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मल्टीपल रोल एक बंदे के बनाएं ताकि वो उसको दीन के साथ साथ दुनिया का भी पता हो। अब ये जो मैंने 2-3 इदारे बताए, जामिया बनौरिया, जामिया अशरफिया, जामिया नईमिया, उनके स्टूडेंट जो हैं वो मुतमईन है, वहाँ कोई वो वाला एलिमेंट है नहीं कि यहाँ कोई इंतहा पसंदी है या नहीं। और JUIF पे ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि ये लोग इंतहा पसंद हैं। कि ये लोग इंतहा पसंद हैं, इसीलिए ये रिफॉर्म की और रजिस्ट्रेशन की मुखालफत भी इसीलिए ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जावेद साहब। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि तरक्की की तरफ जाना चाहिए, ज़ाती मफाद को पीछे छोड़कर बच्चों की, आने वाले वो कौम जिसने आगे इस मुल्क को चलाना है, उनके बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं सीरिया के ऊपर। जावेद साहब से जानते हैं कि सीरिया में कमिंग फ्यूचर में क्या हालात आने वाले हैं, किस तरफ जाएगी ये सारी सिचुएशन सीरिया की। जी सर। जी, उसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि जो असद फैमिली थी जी वो 50 साल से हुक्मरान थे सीरिया में। बिल्कुल। और पहले इनके बशर अल असद के वालिद थे हाफिज असद, जी वो कई साल तक वो करते रहे। उसके बाद मेरा ख्याल 20 साल से ज़्यादा का बशर अल असद का ये टेन्योर है। लेकिन जो चीज़ हैरान कुन है वो ये है कि जब वो बागी जिनको बोलते हैं, जब वो आ गए हैं तो किसी ने रोका नहीं, ना अवाम ने रोका है, ना वहाँ की आर्मी ने रोका है, और सारे पीछे हट गए हैं। इसका मतलब है कि उस सिस्टम से सारे तंग पड़े हुए थे। बिल्कुल। ठीक है, अब 2 दिन से मसलसल वहाँ सेलिब्रेशन चल रही है, अवाम सड़कों पे जश्न मना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उसकी हुकूमत थी बशर असद की, वो अवाम को उन्होंने खुश नहीं रखा हुआ। एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो जिस इलाके से, जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत कम तादाद में वो लोग मौजूद हैं। तकरीबन कोई 15% शाम की जो आबादी है उसका वो हिस्सा है। तो इस वजह से भी शायद लोग उन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि ज़्यादा जो है वो सुन्नी इलाका है। तो एक वो फ़िक़्ह वरानियत की वजह से भी उन्हें नापसंद किया जाता था। देखिए, उसमें एक चीज़ ये थी कि ये इनका जो झुकाव था ना, वो ईरान की तरफ था, रशिया की तरफ था और टर्की की तरफ था। राइट। बाकी लोग जो हैं वो नाराज़ थे। मसलन मैंने कल एक एनालिसिस किया कि अरब कंट्रीज़ ने सब ने वेलकम किया है ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है ना, जी बिल्कुल, इसको रिजीम चेंज वेलकम हुआ है। तो इसका मतलब है कि अरब कंट्रीज भी तंग थे उनसे, राइट। अपने लोग तो उनके थे ही, तो उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी उन्होंने नाराज़ किया हुआ था। अमेरिका सरे फहरिस्त है जो कह रहा है कि सब कुछ ठीक हुआ है। और दूसरा ये है कि अमेरिका इसराइल थोड़ी सी ज़्यादती भी कर रहे हैं कि उनका जो कैपिटल सिटी है वहाँ बम्बिंग कर रहे हैं। हालांकि ये हालात इतने नाजुक हैं कि उनको फैसिलिटेट करें कि वो गवर्नमेंट ऐसे ही बना सकें कि उसको पुरअमन तरीके से आगे लेके जा सकें। चूँकि जो उन्होंने ये किया है ना कि कब्ज़ा कर लिया कैपिटल सिटी दूसरे शहरों पे, लेकिन खून खराबा नहीं हुआ। ठीक है। ये अगर बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो खून खराबा कतन नहीं हुआ। वो आते गए और लोग उनको वेलकम करते गए, और जो उनके इदारे, खिलाफ कोई मुज़ाहिमत नहीं हुई। हाँ, जो सिक्योरिटी के इदारे थे वो पीछे हट गए। राइट। इसका मतलब यही है कि ये बशर असद जो थे वो एक नाकाम हुक्मरान थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। और इन्होंने कुछ साल पहले जो मुखालफिन हैं जिनको ये बागी कहते हैं, उनको सैकड़ों की तादाद में उनको इन्होंने कत्ल भी करवाया और इन्होंने प्राइवेट जेलों में भी रखा हुआ था। अभी जैसे ही इनका वो तख्ता उल्टा गया और ये अपना मॉस्को में इनको भागना पड़ा, उसके बाद वो लोग कई साल से जो जेलों में रह रहे थे इनके मुखालफ, वो उनको निकाला गया है। तो ये जुल्म जो है एक तरह से बहुत इन्होंने किया अपनी अवाम पे। तो वो लगता यही है कि वो सारा बैकफायर कर गया। एक तो एफिलिएशन इन्होंने 2-3 कंट्री से रखी, ज़्यादा को नाराज़ रखा,
अब जो अमेरिका है, अरब कंट्रीज़ हैं और इज़राइल है, अगर वो नाराज़ थे तो इसका मतलब है वो उनको सपोर्ट करते रहे, जिनको ये बागी कह रहे हैं। राइट। वेपन ऐसे ही तो कहीं से नहीं और आ सुना जाते है हैं। कि वो 50 से ज़ायद जो बागी ग्रुप्स हैं, उनके पास बहुत लेटेस्ट वेपन है, उनके पास मशीन गन्स हैं, उनके पास बहुत लेटेस्ट किस्म का जो है हथियार मौजूद है। जी, वो जो डिस्प्ले किया है उन्होंने जिस दिन वो कैपिटल सिटी में एंटर हुए हैं, जो वेपन्स वो डिस्प्ले कर रहे थे वो सारा मॉडर्न ही है। यस। तो वो लगता यही है कि उनके दोस्तों ने गिफ्ट किए हैं उनको। दोस्तों को आप समझ ही गए होंगे कौन है। बिल्कुल। तो अब वो दूसरा ये था कि अब उनको बम्बिंग से बात आ जाना चाहिए अमेरिका को या इसराइल को। वो राइट। अपने चाह रहे हैं कि वो अपने मतलब के लोगों को आगे लेके आए। लेकिन कैसे अपने मतलब के लोग आएंगे, क्योंकि कोई 50 से ज़ायद ग्रुप है, उसके अंदर हाँ। दो बड़ी जमातें हैं, खुर्दिश और तहरीरुल शाम। उसके अलावा कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो इनको फ़िलहाल तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने मकासद के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि कोई एक पीसफुल किस्म की हुकूमत सामने आएगी और पीस आएगा? इसमें होता ये है कि डायलॉग्स डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर वो किए जाएं और उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, ठीक है ना। अभी जिस दिन से उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है, लड़ाई ख़त्म हो गई है। ठीक है। अब वहाँ लड़ाई कोई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो लोग अमन चाहते हैं। हुकूमत अब वो अबूरी बनाने का प्रोसेस आज से उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर ये सपोर्ट करें उनको, अबूरी हुकूमत बनाएं, वो इलेक्शन कराए और जो जिसकी मेजॉरिटी हो आके हुकूमत करे, सिंपल सी बात है। तो उसमें इंटरफेरेंस ना करें, डिप्लोमेटिक एफर्ट से उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका और इसराइल कहीं भी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। अमेरिका क्या चाहेगा कहाँ की हुकूमत बने, क्योंकि शाम की लोकेशन भी ऐसी है सीरिया की कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, इसराइल इसलिए उसके खिलाफ काम कर रहा है। तो अमेरिका की और इसराइल की, सऊदी अरब की क्या विश होगी कि किसकी हुकूमत बने? देखें, उन्होंने तो वेलकम किया ना जो आ गए, राइट। उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की। इसका मतलब है वो यही चाह रहे होंगे इन्हीं में से कोई बनाए हुकूमत। लेट्स फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। ऐसे हो नहीं सकता कि हम अपना प्रोग्राम खत्म करें। पीटीआई आजकल क्या करी है, एकदम से खामोशी है। फ्यूचर क्या है पीटीआई का? पीटीआई का फ्यूचर आइंदा चंद हफ्तों में तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अब एक ही सूरत हाल है कि लीडरशिप तो सारी उनका आपको पता है जेलों में है, और 2-4 को जमानतें मिली हैं। बुशरा बीबी को कल जमानत मिल गई, हालांकि लोग कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया उससे हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ है। धरना फ्लॉप कर गई, खुद वहाँ से भाग गई, सारे लीडर भी भाग गए। तो इसलिए उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया कि भाई जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया, हुकूमत को फ़ायदा हुआ। तो वो लीडरशिप अब आपस में भी लड़ रहे हैं। कल जो ये अडियाला जेल में कोई हीयरिंग थी, ये इकट्ठे हुए थे, तो उसमें पता ये चला है कि जो इमरान खान की बहन है उसका और जो चेयरमैन है गौहर और जो शौकत यूसुफ भाई, इनका आपस में वर्बल क्लैश भी हुआ है। तो ये अभी तक धरने की फेलियर के बाद अभी तक ये आपस में लड़ रहे हैं। अभी तक मौत? जी, अभी तक ये दोबारा से मुनज़्ज़म नहीं हो सके। मुनज़्ज़म होंगे तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई दोबारा कॉल देगी या अभी कुछ अर्सा ये सुकून से रहेंगे? अभी दो डेवलपमेंट्स आगे ऐसी हैं जो इनकी फेवर में आ सकती हैं। नंबर 1 तो वो कैसर असद हैं पीटीआई के लीडर, उन्होंने कहा जी कि अगर मौलाना जो है वो चाहें तो हम मिल के तहरीक करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर वो मिल के करेंगे तो वो उसका फिर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। जो फोर्स है ना, वो डंडा फोर्स है, वो ना सर्दी ना गर्मी उनको कोई चीज़ असर नहीं करती, और ये पुलिस वाले उनके करीब भी नहीं आते। राइट। तो ये उनके लिए मसला होगा। दूसरा ये है कि 20 जनवरी को ट्रम्प की उसकी सेरेमनी है, उसके बाद 20 से उसने वो प्रेसिडेंट बन जाना है। अगर वहाँ से थोड़ी सी भी सपोर्ट पीटीआई को मिल गई ना, तो यहाँ भी फिर वही होगा जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है। तो ये 2 ऐसी सिचुएशन है, और अगर इसको आप
डिस्काउंट भी कर दें JUI और PTI को, तो जो ट्रम्प वाली है उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। यस, वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ऐसा ज़रूर छोड़ेंगे कि इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा और बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो तो ज़बरदस्ती रहा है ना। बिल्कुल। हमारे मुल्क में सिस्टम क्या है कि इस दफ़ा बारी इसको देनी है और इसको निकाल देना, अगली दफ़ा बारी इसको देनी है और इसको निकाल, यही सिस्टम है ना। बिल्कुल। तो वो जब आ जाएंगे, जिनकी वजह से इमरान खान को निकाला गया था, ट्रम्प की वजह से निकाला था ना इमरान खान को, क्योंकि जब इलेक्शन थे जिसमें बाइडन जीता था, तो इमरान खान ने और जो हमारे एम्बेसडर थे उन्होंने ट्रम्प की सपोर्ट की थी वहाँ, जबकि लोग हमारे कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बाइडन को पता चल गया जब वो जीत गया। वो 4.25 साल उसने टेलीफोन इमरान खान का इसीलिए नहीं उठाया कि भाई तुम तो मेरे ख़िलाफ़ कंपेन करते रहे हो, ट्रम्प की सपोर्ट करते रहे हो। तो जो वो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, मुझे निकाला है और ये साइफर है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है और ये उसको ट्रम्प को भी पता है। अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो ट्रम्प का जी नेचर ऐसी है कि अगर उसके साथ कोई खड़ा होता है तो वो लाजमी उसकी सपोर्ट भी करता है, फेवर भी करता है। तो 20 जनवरी के बाद पॉसिबल है आपको चीज़ें थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाएं, PTI की फेवर में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। आई थिंक कि उस वक्त तक के लिए PTI को भी थोड़ा सा सुकून करना चाहिए, कोई और तहरीक नहीं लेके आनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुल्क जो है वो खसारे में जा रहा है। और इस तरह की तहरीकों से और इस तरह की जब आप लेके आते हैं रैलीज और पूरे शहर बंद हो जाते हैं, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, जो भी कर ले नुकसान तो हमारा ही होता है, नुकसान आम आवाम का होता है। थैंक यू सो मच सर। कुछ एंड पे आप कहना चाहेंगे प्लीज़? कोई ख़ास नहीं, मैं जो आपने बात की थी कि अब वो धरने सरने, मेरा ख्याल है PTI अब इस काबिल नहीं है कि आप दोबारा से नए सिरे से कोई इस्लामाबाद बंद कराएं आधा मुल्क। अभी कुछ हफ्ते या 2-4 महीने ये नहीं कर पाएंगे अनलेस के इनको वहाँ से कोई सपोर्ट ना मिले। हाँ, वो सपोर्ट आ जाए अमेरिका से कि भी ठीक है अब आप तैयारी कर लो, तो फिर ये कर सकेंगे, उसके बगैर नहीं कर सकते। जितनी भी मूवमेंट चली हैं और उसमें अच्छी खासी फोर्स आई है, अगर कोई कामयाब हुई है उसमें 2 रीज़न है। एक ये थी कि किसी के पीछे पिंडी वाले होते थे तो वो कामयाब होती थी, और उसके पीछे अमेरिका होता था। ठीक है। और जब ये दोनों साथ नहीं होते तो फिर किसी की नहीं चलती। तो ये 20 के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि इनके पॉजिटिव इंडिकेटर्स PTI के लिए आ रहे हैं या भी इनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और इनको बेसिकली अब ये करना चाहिए कि आवाम को अपने हाथ में रखें, बजाय के धरने दे के लोगों को इन्होंने एक तरह से तंग ही किया है ना। और नाकाम धरने देके, नाकाम रैलीज आप लेके आए, आप बड़ी बातें करें, बड़े नारे लगाएं और उसके बाद अवाम को जो है आप छोड़कर चले जाएं, भाग जाएं, तो अवाम का ट्रस्ट जो है इनके ऊपर ख़त्म हो गया। हाँ, देखें ना, हम लोग जो हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन जब इस्लामाबाद या आधा मुल्क बंद होता है तो हमें तकलीफ होती है, जो सबको होती है, और उसमें मईशत को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो उसी झटके के साथ उतना ही रेवेन्यू फिर हमसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए, इमरान खान को ये ख्याल करना चाहिए कि मारो गिराओ से निकल के अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करें और चैनल वो वाला यूज़ करें जो इनके ऐसा काम आए कि वो वाकई इनको जो इनके हक में भी बेहतर हो, मुल्क के हक में भी बेहतर हो और आम आवाम के हक में बेहतर हो। थैंक यू सो मच जावेद साहब। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी ही एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।